Assalamualaikum class. Today we will discuss the atomic size and atomic radius. In the previous lectures we have been discussed in detail the periodic table, and now we will discuss the periodicity of the properties. हमारे चैप्टर के जो नेम है उसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट हाफ हम काफ़ी डिटेल में जो से डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल, एंड टुडे to onward we will discuss the periodicity of the properties. First of all, you have to know what does it mean, the periodicity. Here periodicity means, ये मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, repetition in properties after regular interval. क्या कहा हमने, एक सर्टन टाइम के बाद, एक रेगुलर पीरियड के बाद अगर प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हो तो इसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी. क्या कहा जाता है इसको जी, पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पीरियोडिक टेबल की डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस. यहाँ पीरियोडिसिटी जो उनसे वो एक सर्टन टाइम के बाद प्रॉपर्टीज़ कैसे रिपीट होंगे, इफ़ वी अरेंज द elements according to their increasing atomic number, then we will observe after a certain time the elements have similar properties, and that thing is known as periodicity. अगर हम एक जनरल एक एटम की ही बात करें तो एक एटम बेसिकली, अगर मैंने ये एक डॉट लगाया तो ये डॉट भी सो मैनी नंबर ऑफ एटम से मिलकर जो है वो बना हुआ है. अगर आप देखिए आपको ये डॉट जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो विजिबल, अगर दूर से बैठे हों तो ये हमारे विजिबल नहीं आता. आप अगर एक जनरली एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखें जिसको हम नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते, बट बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप वी कैन ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक द बैक्टीरिया और द वायरसेस वगैरह. लेकिन वो जो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते, वो भी सो मैनी नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है. सो इज़ इट पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग एटॉमिक एटम का साइज़ फाइंड आउट कर सकें. बज़ाहिर हम लोगों को ये लगता है कि एटम तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है कि हम इसको जो से वो अगर नेकेड आई के थ्रू या माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं दे सकते, तो हम इसका रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे या इसका एटम का साइज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर हम लोग इसके लिए फिर हम लोगों ने एक टेक्निक यूज़ की. हम पहले आपको पता होना चाहिए कि एक एटम बेसिकली कंसिस्ट किस पे करता है. एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द ऐसे क्लाउड होता है. इन क्लाउड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं. अब हम लोग जो नॉर्मली स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, हम कहते हैं कि ये सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द ऐसे शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. एक्चुअल में ये ऐसे शेल हमें क्लियर कट दिखाई नहीं देते. जैसे अगर आप आसमान पे बादल को देखें तो आपको बाउंड्री नहीं दिखाई देती, आप ये नहीं बता सकते कि वो इसका उस बादल, ये जो क्लाउड्स बने उसका एंड ये है. इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका एंड जो है वो नहीं बता सकते. तो किसी भी चीज़ का साइज़ पता होने के लिए हम लोगों को उसका स्टार्ट और उसका एंड पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये ट्रायंगल का साइज़ है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं कहूँगी मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है. बट इन केस ऑफ एटम हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि न्यूक्लियस इसका सेंटर है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री हम लोगों को पता नहीं है. तो फिर हम इसका एटॉमिक साइज़ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर एटॉमिक साइज़ को हम लोग कहें तो मैं जनरली हम लोग कहते हैं एटॉमिक साइज़ होता क्या है, एटॉमिक साइज़ होता क्या है, डिस्टेंस है. ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल. यानी ये न्यूक्लियस है, अब इसके वैलेंस शेल जो है ना क्लाउडेड है. एक्चुअल में होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक. अब हमें इसकी बाउंड्री नहीं ये पता, ये मर्ज हुआ है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. हमें एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं हुआ है, हम वो पता नहीं है क्योंकि इसकी बाउंड्री जो है वो क्लाउडेड फॉर्म में है. तो फिर हम इसका एग्जैक्ट जनरली हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस से लेके इसका जो आउटरमोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक साइज़ है. बट एक्चुअली इसकी बाउंड्री जो सी है वो विजिबल नहीं है, इसलिए एटॉमिक साइज़ को हम लोग मैयर इस तरीके से नहीं कर सकते. फिर क्या था कि इसके लिए एक कॉमन मेथड ये यूज़ किया गया कि बजाय एटॉमिक साइज़ के
अगर हम एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट कर लें तो उसके थ्रू हम एटॉमिक साइज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एटॉमिक रेडियस के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हम जनरली हम ये कहते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि एटम जो है वो क्या है, इन द स्फेरिकल फॉर्म है। एटम किस फॉर्म में है, इन स्फीयर है। और अगर दो एटम दे लाई क्लोज टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे के से इतने क्लोज हों कि इनकी बाउंड्रीज आपस में टच हो रही हों, इस एटम का न्यूक्लियस ये हो जाएगा, इस एटम का न्यूक्लियस जो है वो ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या कहें कि हम कहें कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस। जनरली आप मैथ में भी आपने पढ़ा होगा कि एक हमारे पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर से बाउंड्री तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस। चूँकि हमने इसको ये कहा कि ये एक एटम है, तो एटम का सेंटर से इसका आउटर मोस्ट तक जो फासला होगा वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। ये हमारे पास 2 एटम्स हैं, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं, और एक कार्बन का एटम का हाफ ये लिया और एक कार्बन एटम का हाफ ये लिया, तो हम ये क्या करेंगे, एटॉमिक रेडियस पे क्या हुआ, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। बॉन्डेड मतलब ये क्लोजली अटैच हैं एक दूसरे के साथ। न्यूक्लिया ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस। अब एक एटम का हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर एटॉमिक रेडियस हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में एक लाइन लगाएंगे जो सेपरेट कर देगा 2 एटम्स के सेंटर का जो टोटल फासला है इन केस ऑफ कार्बन वो है 154, और इसका यूनिट होता है पिकोमीटर। जैसे अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं, और हम लोग जो से अगर हम लोगों ने किलो के हिसाब से चीज़ लें तो उसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, आटे या चीनी वगैरह ले तो हम इसको किलोग्राम में लेते हैं। इसी तरीके से जो एटॉमिक रेडियस का यूनिट हमारे पास होता है पिकोमीटर होता है, एंड या फिजिक्स में पढ़ चुके हैं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, हमने क्या कहा कि एटम का साइज़ फाइंड आउट करना क्यों डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एटम की कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है। सो इसके लिए एक जो कॉमन मेथड जो यूज़ किया जाता है कि बजाय ये कि एटम का साइज़ लेने के हम लोगों को इनके क्या क्लियर है, एटॉम न्यूक्लियस तो क्लियर है, इसकी बाउंड्री में कन्फ्यूजन है। अगर हम 2 क्लोजली बॉन्डेड एटम्स को इस तरीके से लें कि हाफ ऑफ द न्यूक्लियस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई जो है वो हमारे पास क्या भी शो करेगा, इसका एटॉमिक रेडियस को शो करेगा। अब हम ये 154 यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है 154 है, ये कितने एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है, 2 के। तो हम क्या करेंगे, 154 को डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 77 पिकोमीटर। इट मीन्स दैट एक कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस फिर क्या होगा, 77 पिकोमीटर। तो अगर आप लोगों को डिफरेंस आ जाता है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस में, तो आप क्या करेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, while the half of the distance between the nuclei of 2 bonded atom is known as atomic radius. ये टेस्ट सेल में एक क्वेश्चन भी है, डिफाइन एटॉमिक रेडियस एंड आल्सो इट्स यूनिट। तो इसका यूनिट क्या है, पिकोमीटर है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। और इसकी एक एग्जांपल भी हम लोगों ने बता दी कि एलिमेंटल फॉर्म में एक कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस कितना है, 77 पिकोमीटर है। अब हम लोगों ने इस एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड देखना है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। आपको प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में ये एलेबोरेट किया जा चुका है कि एक पीरियोडिक टेबल कितने पार्ट्स में कन्वर्ट हुआ है, 2 पार्ट्स में, रोज एंड कॉलम्स, एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स, व्हाइल वर्टिकल कॉलम आर नोन एज ग्रुप्स। तो हम इसके ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे, ट्रेंड्स को। ट्रेंड्स मीन कि हम ये देखेंगे कि एटॉमिक साइज़ जो है वो उसका बिहेवियर ग्रुप में कैसा है और इसका बिहेवियर पीरियड में कैसा है। तो अब ट्रेंड्स हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ग्रुप में। हम ये कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ ग्रुप में इंक्रीज़ हो रहा है। अब क्वेश्चन राइज होता है कैसे, रीज़न क्या है इसके। पहले मैं पॉइंट्स में नोट डाउन कर देती हूँ, देन आपको एलेबोरेट करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन द ग्रुप आए तो क्या इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा। जब किसी एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हुआ तो उसमें फिर क्या इंक्रीज़ हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे। अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या इंक्रीज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो जाएगा और रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगी और एज ए रिजल्ट एटॉमिक साइज इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये मैंने जो लिखा है इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जनरली होता क्या है, मैंने आपको ये बताया कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हुए हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में सॉरी। प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी 2 ऑपोजिट चार्जेस में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन को कहा जाता है जी इफेक्टिव, इट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हेयर जी जो है वो शो करता है, जी प्रोटॉन को शो करता है, प्रोटॉन नंबर को यानी एटॉमिक नंबर को शो करता है। इफेक्टिव यानी न्यूक्लियस का कितना ज़्यादा, कितनी पावर के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, वो क्या कहलाता है, जी इफेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको कंसिडर करते हैं जी ग्रुप में। मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस किया था, फर्स्ट ग्रुप जो मैंने डिस्कस किया था वो क्या बताया था आपको रिमेंबर करने के लिए, हाँ ली ने की रब से फरियाद। ठीक है, 1, 3, 11, 39 एंड सो ऑन, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। वन 3, 11 सॉरी 19 एंड 37, 55, 87, 37, 55 और 87। तो डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम इस केस में इसकी जो है वो शेल का लिखें तो हम कहते हैं सेंटर में न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द एक सर्कल है जिसमें एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब हम लिथियम का लिखते हैं तो लिथियम में सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। इन केस ऑफ सोडियम हम लोग लिखते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास 8 एंड फिर 1। अब आप ये एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व करेंगे वो ये ऑब्ज़र्व करेंगे हर पीरियड के बाद एक एक शेल ऐड हो रहा है। ये हमारे पास हाइड्रोजन के लिए है, ये लिथियम के लिए है, ये सोडियम के लिए, ये पोटेशियम के लिए और ये रुबिडियम के लिए। वन 2 3 4 एंड 5 रुबिडियम के लिए जो कि है 37। अब इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में शो नहीं करें, जनरली मैंने आपको एक एलेबरेट करना है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है 1, 3, 11, 19, 37 एंड सो ऑन। फर्स्ट क्लियर हो गया। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हुआ यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ हुए हैं, तो एज़ वी नो दैट कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के। तो जब प्रोटॉन इंक्रीज़ होंगे तो क्या इंक्रीज़ हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ने जब जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखें ज़्यादा होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेल भी क्या करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेल भी इंक्रीज़ हो गए। जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो गए तो अब ये देखें यहाँ पे ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत से खींच सकता है क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम है। लेकिन यहाँ इस अगर न्यूक्लियस को देखें तो इसका जी इफेक्टिव इसकी कंपैरेटिवली कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब देखिए, अब डिस्टेंस को मेजर करते जाए, यहाँ क्या देखते जाए डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम ज़्यादा होता जा रहा है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस
ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। आप ना इस पॉइंट को पहले लिख लें, ये नंबर 4 कर लें और ये नंबर 5 कर लें, तब आपको करने में ज़्यादा होगी। हम अब इसको रिपीट करते हैं। हमने कहा एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हुआ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हुआ। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से क्या इंक्रीज़ हो गया? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गए, यानी जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गए, जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे तो ऑटोमेटिकली उन्होंने कहाँ पे आना है? उन्होंने शेल में आना, तो नंबर ऑफ़ शेल भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, आपको पता है, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जबकि नेगेटिव और नेगेटिव यानी सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे के सामने, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा? साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप आप लोगों ने क्या ट्रेंड ऑब्जर्व किया? अब आप इसको यूँ देखें तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। अब आपको ये वाली बात क्लियर हो जाएगी जो मैंने यहाँ पे कही कि एटॉमिक साइज ग्रुप में क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। उसकी रीज़न आपको बता दी कि क्या था कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा हो गए, और नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होने की वजह से साइज़ ज़्यादा हो गया। इसकी की अगर आपने याद करनी हो ना, ऐसा साइज़ ऐसा शेल, यानी साइज़ कब ज़्यादा होगा? जब शेल ज़्यादा होंगे। और शेल कब ज़्यादा होंगे? जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कब ज़्यादा होंगे? जब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। अगर अब आपको ये डिटेल क्वेश्चन में आ जाता है तो आपने ऐसे ही डेफिनेशंस में लिखना है, पहले एटॉमिक साइज़ देन एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करना है, फिर ट्रेंड आपने ग्रुप में, और उसके बाद अगर ये पॉइंट्स में आप लिख लें तो ज़्यादा जो है वो एलेबोरेट वे में आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा, और ये डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसको डिस्कस करेंगे इन द पीरियड। आपने एक ट्रेंड को लर्न करना है, दूसरा बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता जाएगा। अगर मैंने ये कहा कि एटॉमिक साइज़ क्या है? ग्रुप में इंक्रीज़ किया, तो पीरियड में ऑटोमेटिकली क्या करेगा? एटॉमिक साइज़ पीरियड में डिक्रीज़ कर जाएगा। एटॉमिक साइज़ पीरियड में डिक्रीज़ हो जाएगा। रीज़न, इसकी रीज़न क्या है जी? पीरियड में एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होंगे, बट यहाँ मेन डिफरेंस आया, शेल रिमेन सेम। ये जो मैंने आपको कहा था ना कि आप लर्न कर लें, ऐसा साइज़ ऐसा शेल, ऐसे साइज़ जितना बड़ा साइज़ उतना बड़ा, जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा उतना बड़ा साइज़। ये अब मेन पॉइंट है जिसकी वजह से ये हुआ। अब अगर शेल रिमेन सेम है तो क्या होगा? जी इफेक्टिव, यानी कि जी इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब आपको मैंने एक पीरियड को लर्न करने के लिए एक बताया था जी, एक ट्रिक बताई थी सेकंड पीरियड को। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। आपको क्या बताया था? लिटिल बैन बिकम्स चार्लिस न्यू नंबर वन फ्रेंड एंड नेबर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्रिक बताई थी इसके उनको याद करने के लिए एलिमेंट्स को। तो अब इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका क्या कर रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से क्या हुआ? नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे। अब ये वाली बात जो मैंने कहा शेल रिमेन सेम, वो कैसे? फर्स्ट शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2-3 ही एलिमेंट्स का बता देंगे, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। फर्स्ट में 2 एंड सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 2 और
3 5 इलेक्ट्रॉन, 2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन। अब एंड तक जाते जाते क्या होगा कि साइज जोन से वो हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करना है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे ऑटो मोशन में? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड तक हमारे पास जाते जाते आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आप इसके एटॉमिक साइज़ को जो मैंने एक लाइन लगाई थी ये देखें आप, ये क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज़ क्या कर रहा है? डिक्रीज़ कर रहा है। उसकी रीज़न क्या थी? शेल सेम था। अब ये वाला न्यूक्लियस देखें, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक तरफ से खींच रहा है, जबकि इस केस में इलेक्ट्रॉन को ये 2 तरफ से खींच रहा है। इस केस में ये 3 तरफ से खींच रहा है, यहाँ से ये 4 तरफ से खींच रहा है, यहाँ तक जाते जाते ये बहुत ज़्यादा अप खींच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज़्यादा साइज़ क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साइज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जी इफेक्टिव क्या करेगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। जी इफेक्टिव क्या हुआ? इंक्रीज़ होने से, यानी जी इफेक्टिव इंक्रीज़ होने का न्यूक्लियस का होल, न्यूक्लियस आपकी जितनी ज़्यादा तरफ से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतना ही ज़्यादा जी इफेक्टिव होगा। क्योंकि शेल जोन से वो सेम था तो इस वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज़ क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया है? पीरियड में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एटॉमिक साइज़ पीरियड में डिक्रीज़ कर रहा है और इसकी रीज़न हमने क्या कहा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के साथ आउटरमोस्ट शेल में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ 1 थे, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 4 एंड सो ऑन, एंड तक जाते कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। बट इस केस में शेल जोन से वो सेम था। शेल सेम होने की वजह से शेल इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो न्यूक्लियस का और आउटरमोस्ट का डिस्टेंस जोन से वो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मली तो हमारे पास पीरियड में ये ट्रेंड होता है, लेकिन फोर्थ पीरियड में जाके इसमें एक वेरिएशन आती है। हम जनरली क्या कहते हैं? पीरियड में एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन यहाँ क्या होगा कि डिक्रीज़ होते होते एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होते होते अचानक इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको आप, ये आपकी बुक पे एग्जांपल नहीं है लेकिन आप इसको नोट डाउन कर लें। कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है और जिंक जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि 29 का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है, और इसका जिंक का एटॉमिक नंबर चूँकि ज़्यादा तो इसका एटॉमिक साइज़ कम होना चाहिए था। लेकिन अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक के केस में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा आ जाएंगे। अभी मैंने आपको ये बताया था कि नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन इस केस में क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इसका साइज़ थोड़ा सा, जिंक का थोड़ा सा एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो जाएगा और कॉपर का एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये एक थोड़ी सी वेरिएशन जो उनसी है वो ग्रुप में स्टडी की गई है। अब अगर आपको एग्जाम्पल ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ट्रेंड इन ग्रुप में आपने पहले ट्रेंड लिखना है कि एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हुआ, फिर आपने रीज़न लिख दी। ये मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। आप जनरली बता सकते हैं, से फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि लिथियम का एटॉमिक साइज़ होता है 152 पिकोमीटर, जो कि है ग्रेटर है देन सीजियम से जिसका एटॉमिक नंबर है
लिथियम का एटॉमिक नंबर 152 पिकोमीटर, जो कि कम है किसका, किससे, सीजियम से, जो है 255 पिकोमीटर। ठीक है, तो ऊपर से देखें लिथियम से सीजियम तक एटॉमिक साइज़ क्या करेगा, फिर इंक्रीज़ करेगा। जबकि अगर यहाँ पे आप एग्जांपल दें तो आप यहाँ पे एग्जांपल पुट कर सकते हैं कि लिथियम का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है देन नियॉन से। नियॉन का एटॉमिक साइज़ है 69 पिकोमीटर और लिथियम का है 152 पिकोमीटर। अगर आपको सारी न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न नहीं होती तो एक सिंपल आप इन दो एलिमेंट्स का भी कंपैरिजन करके आप लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये डिटेल, मैंने अब आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये डिटेल में अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आप अटैम्प्ट करेंगे, और अगर शॉर्ट में आता है तो आप कैसे करेंगे। शॉर्ट में जनरली ये पूछा जाता है कि राइट ऑन द ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक साइज़ इन पीरियड एंड ग्रुप, तो आप क्या लिखेंगे, एटॉमिक साइज़ बताएंगे कि ग्रुप में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, पीरियड में एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। और इतना पैराग्राफ लिखने की बजाय अगर आप इनको शॉर्टकट की में भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप ये लिखें, एरोज़ वगैरह नहीं लिखेंगे, ये जस्ट बोर्ड पे आपको प्रिडिक्ट करने के लिए जो सा वो एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि यहाँ टाइम शॉर्टेज ज़्यादा होती है, इस वजह से आपको ये बताया है कि शॉर्टकट की के तौर पर आपको लर्न के लिए करने के लिए बताया। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक जो सा पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टी जो सी है, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो क्या थी, एटॉमिक साइज़। इसको क्लियर हम रिवाइज करते हैं। पहले मैंने आपको ये जनरली हम लोगों ने स्टार्ट में बताया, एटम का साइज़ चूँकि बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसकी बाउंड्री जो सी है वो क्लियर नहीं होती, इस वजह से एटम का साइज़ एग्जैक्ट फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। टू फाइंड आउट द एटॉमिक साइज़ ऑफ एन एटम वी हैव यूज अ कॉमन मेथड एंड बाय यूजिंग एटॉमिक रेडियस वी कैन फाइंड आउट द एटॉमिक साइज़। फिर हमने कहा कि एटॉमिक साइज़ जो सा है वो एटॉमिक साइज़ को मेजर करने के लिए हमने एक कॉमन मेथड जो यूज़ किया वो एटॉमिक रेडियस था। हमने कहा ये कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस है बिटवीन टू न्यूक्लियर टू बॉन्डेड एटम्स। फिर हमने इसका डिटेल में स्टडी किया ट्रेंड्स इन ग्रुप, एंड उसके बाद हमने कहा ट्रेंड इन ग्रुप में हमने क्या कहा कि एटॉमिक साइज़ ग्रुप में इंक्रीज़ होता है। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताई, मैंने आपको कहा कि ऐसा साइज़ ऐसा शेल, जो एक कीवर्ड आपने याद रखा है कि जब शेल नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होंगे नंबर ऑफ़ साइज़ इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये रह जाता है नंबर ऑफ़ शेल कब इंक्रीज़ होंगे, जब किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास साइज़ क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जी इफेक्टिव कम हो जाएगा। जी इफेक्टिव मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा न्यूक्लियस का ऑटोमो शेल पे या इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड होता है उसको क्या कहा जाता है, जी इफेक्टिव। फिर डायग्राम के थ्रू बताया कि एक फर्स्ट एटम का अगर लास्ट एटम के साथ कंपैरिजन करें तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएं एक एक शेल इंक्रीज़ होता जाएगा, जैसे जैसे शेल इंक्रीज़ होता गया वैसे वैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ता गया। फिर मैंने आपको बताया कि आप अगर अपने इसको ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि सीजियम का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम, तो आपके लिए लर्न करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, यानी 255 पिकोमीटर सीजियम का ज़्यादा है किससे, लिथियम से, जिसका क्या है 152 पिकोमीटर। या आप वाइस वर्सा जैसे भी आपको आसानी हो आप लर्न कर सकते हैं। फिर हमने डिटेल में डिस्कस किया जो एटॉमिक साइज़ इसका पीरियड में, हमने कहा कि पीरियड में डिक्रीज़ होता है, उसकी रीज़न मैंने आपको क्या बताई, ये दोनों सेम है कि एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो दोनों में डिफरेंस था वो ये क्या था, उसमें शेल इंक्रीज़ हुआ था, इसमें शेल सेम रहा। जब शेल सेम रहा तो जी इफेक्टिव इंक्रीज़ हो गया और एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का होल्ड है ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा और एज ए रिजल्ट जो सा साइज़ इसका स्क्वीज़ करता जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा। फिर एक वेरिएशन आपको बताया कि फोर्थ पीरियड में जाके एक वेरिएशन आती है, और वो वेरिएशन वो जो मैंने पॉइंट बताया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, और वो हमने कहाँ ऑब्जर्व की, हमने कॉपर जिंक के केस में ऑब्जर्व की। होना ये चाहिए था कि कॉपर चूँकि जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, कॉपर का एटॉमिक साइज़ कम और जिंक का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा। उसकी रीज़न क्या थी, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन, इसकी जो से वो रीज़न थी। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है वो शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज तक हमारा लेक्चर जो है वो इतना ही था।